नमस्कार। आज हम जावा प्रोग्रामिंग पर थोड़ी बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस पे रोशनी डालते हैं। जी। जावा जो 1995 में आई थी, सन माइक्रोसिस्टम्स ने बनाई थी, जो अब खैर ओरेकल का हिस्सा है। ये एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। हाँ, और इसका वो मशहूर वादा तो है ही, एक बार लिखें कहीं भी चलाएं। WORA जिसे कहते हैं। बिल्कुल, WORA। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि जावा आज भी इतनी अहम क्यों है और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रही है। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये इतनी पॉपुलर क्यों है इतने साल बाद भी। हाँ, देखिए इसके कई कारण हैं, स्रोत भी यही बताते हैं। शायद सबसे बड़ा कारण तो वही है जो आपने कहा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। अच्छा। मतलब जावा का कोड सीधे मशीन पर नहीं चलता, वो पहले एक इंटरमीडिएट कोड, बाइट कोड में बदलता है। हाँ, बाइट कोड। और फिर वो बाइट कोड जावा वर्चुअल मशीन मतलब JVM पर चलता है। और ये JVM लगभग हर ऑपरेटिंग सिस्टम, हर डिवाइस के लिए उपलब्ध है। तो इसका मतलब हुआ कि डेवलपर एक बार कोड लिखता है और वो कोड किसी भी मशीन पर चल सकता है जहां JVM है। हाँ। अलग-अलग OS के लिए बार-बार कोड लिखने की जरूरत नहीं। इससे डेवलपमेंट आसान और जाहिर है सस्ता भी हो जाता है। हाँ, ये कहीं भी चलाने वाला आइडिया तो सच में बहुत पावरफुल था। हालांकि मुझे याद है शुरू में परफॉर्मेंस को लेकर कुछ बातें होती थी। जी बिल्कुल। शुरुआती JVM उतने तेज नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ JVM में काफ़ी सुधार हुए हैं, ऑप्टिमाइजेशंस हुई हैं, तो अब परफॉर्मेंस का इशू उतना बड़ा नहीं रहा, खासकर सर्वर साइड एप्लीकेशंस के लिए। अच्छा। और दूसरी बड़ी ताकत क्या है जावा की? वो है इसका पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना, OOP जिसे कहते हैं। OOP, हाँ। सब कुछ ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द घूमता है। इससे कोड को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना आसान होता है। कोड मॉड्यूलर बनता है, मतलब उसे दोबारा इस्तेमाल करना, बदलना, संभालना सब आसान हो जाता है। जैसे वो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। बिल्कुल। इनकैप्सुलेशन डेटा और उसे ऑपरेट करने वाले कोड को एक साथ रखता है। इनहेरिटेंस से आप मौजूदा कोड को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये सब चीजें बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज्ड रखने में बहुत मदद करती हैं। और शायद इसी वजह से ये इतनी मजबूत और सुरक्षित भी मानी जाती है। स्रोत इस पर भी काफी जोर देते हैं। सही कहा। मजबूती के लिए इसमें कई फीचर्स हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग। कंपाइल टाइम पर ही कई गलतियां पकड़ में आ जाती हैं। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ताकि रन टाइम एरर्स को संभाला जा सके। और वो मेमोरी मैनेजमेंट वाली बात, गार्बेज कलेक्शन। हाँ, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। डेवलपर को मैन्युअली मेमोरी फ्री करने की चिंता नहीं करनी पड़ती। JVM खुद ही उन ऑब्जेक्ट्स को हटा देता है जिनकी जरूरत नहीं होती। इससे मेमोरी लीक जैसी समस्याएं कम होती हैं। और सिक्योरिटी, खासकर जब हम ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह की बात करते हैं। जी, सिक्योरिटी इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसमें एक सैंडबॉक्स मॉडल होता है जो अनट्रस्टेड कोड को सिस्टम के जरूरी हिस्सों तक पहुंचने से रोकता है। बाइट कोड वेरिफिकेशन भी होता है जो सुनिश्चित करता है कि कोड वैलिड है। अच्छा। इन सब वजहों से ही ये सिक्योर सिस्टम्स के लिए एक अच्छी चॉइस मानी जाती है। और इसके अलावा लाइब्रेरी और कम्युनिटी का भी जिक्र है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जावा की एक बहुत बड़ी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी से लेकर ग्राफिकल इंटरफेस बनाने तक बहुत सारे काम के लिए पहले से बना बनाया टेस्टेड कोड मौजूद है। तो डेवलपर को हर चीज क्रैच से नहीं बनानी पड़ती। बिल्कुल। और फिर है इसकी विशाल और बहुत एक्टिव डेवलपर कम्युनिटी। दुनिया भर में लाखों जावा डेवलपर्स हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑनलाइन मदद मिलना बहुत आसान है। और इसी कम्युनिटी ने एक जबरदस्त इकोसिस्टम बनाया है, फ्रेमवर्क्स जैसे स्प्रिंग, हाइबरनेट। हाँ, स्प्रिंग और हाइबरनेट का नाम तो बहुत सुना है। ये फ्रेमवर्क्स बड़े और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाने के काम को बहुत तेज और आसान बना देते हैं। और एक और बात जो एंटरप्राइज के लिए खास है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। हाँ, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मतलब ये कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन जावा के पुराने वर्जन में बनाई है, तो वो अक्सर जावा के नए वर्जन पर भी बिना किसी खास बदलाव के चल जाती है। अरे वाह, ये तो कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। उन्हें बार-बार अपना पूरा सिस्टम रीराइट नहीं करना पड़ता होगा। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक तकनीकी खूबी नहीं, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस एडवांटेज है। स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये तो हो गई जावा की ताकतें। अब जरा ये देखते हैं कि इन ताकतों का इस्तेमाल करके असल दुनिया में हो क्या रहा है, मतलब कहाँ-कहाँ यूज होती है जावा। अरे इसकी रेंज बहुत बड़ी है। शायद ही कोई ऐसा एरिया हो जहां जावा ना पहुंची हो। सबसे पहले तो वेब डेवलपमेंट। वेबसाइट्स। हाँ, खासकर बड़ी वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस का सर्वर साइड लॉजिक।
जो पीछे सारा काम होता है, डेटाबेस से इंटरेक्शन, बिजनेस लॉजिक, वो सब। स्प्रिंग बूट जैसे फ्रेमवर्क इसमें बहुत पॉपुलर हैं। फिर है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, बड़ी बड़ी कंपनियों के इंटरनल सिस्टम्स, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब अक्सर जावा ईई या आप जैसे जकार्ता ईई कहते हैं, उस पर बनते हैं। और मोबाइल, एंड्रॉयड का तो नाम आता ही है। बिल्कुल, मोबाइल डेवलपमेंट में तो जावा का दबदबा है। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की ये प्राइमरी भाषा रही है। हालांकि अब कॉटलिन भी आ गई है, लेकिन जावा का बेस बहुत बड़ा है वहाँ। अच्छा, और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वो भी बनते हैं क्या अब भी? हाँ, बनते हैं। शायद उतने नहीं जितने पहले बनते थे, लेकिन स्विंग और जावा एफएक्स जैसी लाइब्रेरीज हैं जिनसे डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं। और क्लाउड, आजकल तो सब कुछ क्लाउड पे जा रहा है। हाँ, क्लाउड आधारित एप्लीकेशंस और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में भी जावा का खूब इस्तेमाल होता है। स्प्रिंग क्लाउड जैसे टूल्स इसमें मदद करते हैं। ये स्केलेबल और रेजिलिएंट सिस्टम बनाने के लिए अच्छी है। बिग डेटा का भी जिक्र था स्रोत में। जी, बिग डेटा प्रोसेसिंग में भी जावा का अहम रोल है। अपाचे हडूप, अपाचे स्पार्क जैसे बड़े फ्रेमवर्क्स खुद जावा में लिखे गए हैं और जावा एपीआई प्रोवाइड करते हैं। कमाल है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हाँ, छोटे डिवाइसेस के लिए भी जावा का एक वर्जन है, जावा एमई माइक्रो एडिशन। तो आईओटी डिवाइसेस में भी इसका इस्तेमाल होता है। गेम्स में भी माइनक्राफ्ट का नाम लिया था आपने। हाँ, मशहूर गेम माइनक्राफ्ट जावा में ही बना है। और भी कई गेम्स और गेमिंग इंजन जावा का इस्तेमाल करते हैं। और वैज्ञानिक एप्लीकेशंस, रिसर्च में, सिमुलेशन में, डेटा एनालिसिस में भी ये यूज होती है। वाओ, मतलब लिस्ट तो काफी लंबी है। कुछ असल दुनिया के उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कौन सी बड़ी कंपनियां या सिस्टम जावा पर चल रहे हैं? जरूर, जैसे फाइनेंस सेक्टर में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसे बड़ी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जावा पर बहुत निर्भर करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के कारण। अच्छा। ई कॉमर्स में अमेजॉन, ईबे जैसी कंपनियों के बैकएंड सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा जावा में है, जो उनकी पूरी वेबसाइट और ऑपरेशंस को चलाता है। ओके। सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग में भी, जैसे ट्विटर और नेटफ्लिक्स, उनके कुछ न कुछ हिस्से, खासकर बैकएंड के माइक्रो सर्विसेज, जावा इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ केयर। हाँ, हेल्थ केयर में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम्स बनाने में, और लॉजिस्टिक्स में फेडेक्स जैसी कंपनियां अपने जटिल शिपिंग और ट्रैकिंग सिस्टम्स के लिए जावा पर भरोसा करती हैं। तो फिनेंस में वो सिक्योरिटी वाली बात काम आती होगी? बिल्कुल, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, ये सब चीजें फाइनेंस के लिए बहुत जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर देखें, जावा की ये जो खासियतें हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, मजबूती, सुरक्षा, इतनी बड़ी लाइब्रेरी और इतनी बड़ी कम्युनिटी, ये सब मिलकर इसे आज भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए हुए। सही कहा। वेब से लेकर मोबाइल, बिग डेटा से लेकर आईओटी तक अनगिनत एप्लीकेशंस को ये पावर दे रही है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी ये सोचने वाली बात होगी जी, कि जावा जो अब लगभग 30 साल पुरानी भाषा हो गई है और नई नई भाषाएं लगातार आ रही हैं, ये अपनी प्रासंगिकता, अपनी रेलेवेंस कैसे बनाए हुए हैं? ये वाकई एक अच्छा सवाल है। इसके वो कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं? क्या वो एक बार लिखो कहीं भी चलाओ वाला आइडिया है, या सिक्योरिटी पर इसका फोकस, या फिर इसकी कम्युनिटी पर निर्भरता? मतलब क्या चीज है जो ये सुनिश्चित कर सकती है कि जावा आने वाले दशकों में भी, शायद उन नई तकनीकी क्षेत्रों में भी जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते, एक महत्वपूर्ण भाषा बनी रहेगी? ये सोचने वाली बात है। शायद इसका जवाब इसके कोर डिजाइन फिलॉसफी और इसकी अडेप्टेबिलिटी में छिपा है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये आगे कैसे इवॉल्व होती है।